नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। यह टाइम मौजूद है देश की सबसे हॉट सीट रायबरेली। अब हॉट सीट क्यों है ये तो आप समझ ही रहे होगे, हमें बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब रायबरेली हम पहुंच गए हैं और रायबरेली में हमारे साथ सामने इनसे हमने रिक्वेस्ट करी, मन के साहब 2 लफ्ज़ बोल दो ज़रा, हमारे नहीं है अभी। गोदी मीडिया का नहीं आता, दुनिया बोल रही है। मैंने कहा साहब हमारे नहीं है अभी, हम तो कमज़ोर से चैनल वाले हैं, मैंने बात कर लो। तो बड़ी इज्जत मान सम्मान दे इन्होंने हमें यहाँ बिठाया और हमें चाय भी पिलवाई कि साहब आप बहुत दूर से आए हो, बैठो और चाय भी पियो। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू साहब चर्चा है मोदी जी के, तो वही चर्चा है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या कहना चाहोगे? शायद वो चापलूसों से या उनका इतना टेरर है उन तक सही खबर नहीं पहुंच पा रही ग्राउंड की, वरना हालात तो ग्राउंड के ये हैं कि 400 से उनकी हार हो रही है, यानी 543 में उनकी 400 सीटों की हार हो रही, बाकी 143 बचे हैं। अच्छा, मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में अलग तरह की गारंटी दे रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में जाके गारंटी दे रहे हैं कि आपको रामनवमी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा कि आपको मंदिर जो है आपसे कोई छीन ले सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और SC ST को जो आरक्षण है वह कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। अब प्रधानमंत्री जी कभी थोड़ी सी बदले से नज़र आ रहे हैं, या कि वजह क्या है? हमें लगता है कि 73 ईयर ओल्ड हैं वो, तो उम्र कुछ उनके ऊपर हावी लग रहा है। उन्हें खुद नहीं पता है कि हम कल क्या बोले हैं और आज क्या बोल रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो इसमें बाबरी ताला लग जाएगा राम मंदिर में। अब शायद उनको तारीख नहीं पता है, उनको कांग्रेस की हिस्ट्री नहीं पता है कि बाबरी मस्जिद का ताला किसके कार्यकाल में खुला और किसने खुलवाया है। ठीक है, तो जिसने ताला खुलवाया है और जिसका शुरू से एक स्टैंड था कि हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के, हम न्यायालय के फैसले पे काम करेंगे, वो मंदिर के पक्ष में जाएगा या मस्जिद के पक्ष में, हम न्यायालय का फैसला मानेंगे। वो तो शुरू से स्टैंड लिए हुए थे। ये तो भाजपा ही थे, ये तो संघ के ही लोग थे जो न्यायालय की बात ही नहीं करते थे। वो तो अपना जबरन और कानून बना करके, तो इनके अंदर अगर इतना दम होता, मेजोरिटी भी थी, सब कुछ थी, अगर हिम्मत होती तो संसद में कानून ला करके अगर ये मंदिर बनाए होते तब तो मानता मैं 56 इंची का सीना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो तो सभी पक्ष ने मान लिया। ठीक है, हमारे पक्ष में एक पक्ष में गया है, खुशी है देश को कि हम, खुशी है देश को। और हमारे साथ मैडम भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि भाई कांग्रेस तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और हमारे साथ मैडम बैठी हैं और इनसे बात ना करें तो स्वागत है। नमस्कार जी। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी, जो प्रधानमंत्री जगह जगह अपने जो स्टेटमेंट है वो कुछ ज़्यादा बदलते नज़र आ रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगी? वो पहली बार तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, वो पूरे देश ने पिछले 10 साल से देखा है कि उनको वो जो कल कहते हैं वो कहते आए, वो बदलता ही रहता है, तो उसमें कोई स्थायित्व तो है नहीं। मुझे नहीं लगता कि देश को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है उनके शब्दों को। नहीं, लेकिन देश तो गंभीरता से देखिए ले ही रहा है ना। अब बताओ, आप दूसरी बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होगा, आप तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, अब उनके एक व्यक्तित्व कारपोरेट ने गढ़ा, एक पूरे झूठ के आवरण से उसको लाद दिया गया। अब लोग, और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें अप्रिशिएट भी किया, लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे, उनके शब्दों का सही से मतलब ऑब्ज़र्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो पाएंगे कि उनके शब्दों में कभी भी एक साम्यता नहीं रही है। उन्होंने कभी 2 करोड़ रोज़गार की बात कही थी, 15 लाख देने की बात कही थी, तो समय समय पे शब्द उनके बदलते रहे, तो आज भी बदल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को आश्चर्य करना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री हैं, बड़ी बात है, कभी कभी अपने हिसाब से करते होंगे। चलो अब बात रायबरेली की करे लेते हैं, क्योंकि अब रायबरेली में आए हुए हैं
अच्छा, ईमानदारी से रायबरेली की स्थिति बताओ, क्या चल रही है, माहौल क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं। जी। मैं अर्चना हूँ और हम स्वराज अभियान में काम करते हैं। जी, जी। योगेंद्र यादव जी का जो संगठन हाँ जी, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग लगातार यहाँ पिछले 2014 के बाद से लगातार काम कर रहे हैं। हमारा जय किसान आंदोलन यहाँ काम करता है, स्वराज इंडिया भी काम, पूरा संगठन हमारा है। और जब से अनफॉर्चुनेटली हमको ये लगा कि ये संगठन हमारा काम करते हुए महसूस हुआ कि संविधान में ये और लोकतंत्र से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो हमारे संगठन ने ऊपर लेवल से ही हमने अपनी सारी राजनीतिक गतिविधियों पे एक तरह से प्रतिबंध लगाया। चुनाव लड़ने तक का भी हमने प्रस्ताव किया अपने संगठन में, और हमने एक सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर लगातार, हमारे आप देख रहे होंगे हमारी सारी टीम, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी आपने देखा ही, प्रशांत भूषण जी का क्या पूरा भूमिका रही है उसको खुलवाने में, और उसके अतिरिक्त योगेंद्र यादव जी को आप देख रहे हैं लगातार कि वो हम 6-7 साल से लगातार काम कर रहे हैं। और तो रायबरेली की टीम है और रायबरेली में बहुत सारा काम होता है। हम लगातार धरने पे, हमारा जय किसान आंदोलन और स्वराज अभियान का ऐसा संगठन है जिसने 6-7 साल में यहाँ लगातार धरने किए हैं। आपके साथ मैं साथ ही बैठी हूँ, तो 17 दिन हमने जेल में काटा है इस योगी सरकार के दौरान, और ये भाई बैठे हुए इन्होंने जेल काटा है, हमारे कई साथी हैं वो उन्होंने जेल काटा है। तो हम लगातार जेल वो क्यों क्योंकि हम काटना धरने पड़ा? करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हम इनकी गलत नीतियों का, गलत जो अन्याय है उसका विरोध करते हैं, इसीलिए। और हम जनता के लिए काम करते हैं ना, बेसिकली हम लोग वो लोग नहीं हैं जो अपने लिए यहाँ काम करते हो। हम आज भी बता दें कि हम सिविल सोसाइटी की ओर से पिछले कई दिन से यहाँ कैंपेन चला रहे हैं, हज़ारों की संख्या में हम पर्चे बांट रहे हैं। आज भी हम यहाँ से 9 बजे से हमारे साथी और पूरी टीम निकली है। पर्चा आप लाइए, मैं दिखा दूँ भैया, वो पर्चा दीजिए, उसमें से देखिए। तो ये हम पर्चा- तो सोच रहे थे कि वैसे ही हमें अनजान लोग मिल गए हैं, लेकिन देखो बहुत पते के लोग ये मिले। है पर्चा, अब मैं चाहूंगी आप इसको कैमरे में जरूर दिखाओ। दिखाएं। मैं ये अपने है मित्र क्रांतिकारी से कहूँगा, पर्चा, दिखाओ। जो किसी का साहस नहीं है यहाँ बना के बांट सके। और ये भी बता दूं कि चुनाव आयोग ने इस पर्चे को छापने की भी अनुमति नहीं दी थी। हम ये बागी बन के कर रहे हैं और हमने कहा है कि आप हमें FIR कर दीजिएगा, और क्योंकि कोई ये पर्चा छापने को प्रिंटर तैयार नहीं है, तो हम अपने पैसों से ये फ़ोटो कॉपी करा रहे हैं। कम से कम 4,000 5,000 हम इसको बांट चुके हैं, और अभी हमारे 15,000 पर्चे बंटने 3 दिन के अंदर हमारा ये टारगेट है। एक सवाल और है, एक तो हम सवाल ये कह रहे हैं ना, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हम काउंटर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर किसी को, जिसको लगता है कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, जिन्हें दिख रहा है, जिनकी दृष्टि में ऐसा है, तो उनको इस लड़ाई को हर हाल में सपोर्ट करना पड़ेगा। ये साधारण चुनाव नहीं है, ना हार जीत का चुनाव है, ना ये किसी सेल्फ प्रमोशन का चुनाव है। ये देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, ये आखिरी चुनाव आप लड़ रहे हो। अगर आप इस पे पूरी तरह से इनको हम हरा नहीं पाते, तो आप विश्वास करें कि भविष्य में एज ए बीइंग ए एडवोकेट, बीइंग ए महिला, मैं कहूँगी कि हमारे अधिकारों में बहुत कटौती होने वाली है। मैडम ने तो बहुत ही ज़्यादा गहरी बात कर दी है, सदमा सा खुद भी लग गया। लेकिन चलो, सर भी बैठे हैं, सर से भी बात करेंगे। मैम अभी दोबारा आएंगे आपके पास। तो सर आप कैसा सोचते हैं जो मैडम कह रही हैं? बिल्कुल सही कहा मैडम ने कि ये वाकई में तानाशाही का एक पराकाष्ठा पे हम पहुंच चुके हैं इस सरकार के समय, और इतने अवरोध हो रहे हैं कि हमको अपनी आवाज़ उठाने में भी जो है हमको हमारे रोड़े अटकाए जा रहे हैं। आज यहाँ पे जो सुनाई जैसा पड़ा है चुनाव में, प्रधानों को कब्जे में किया जा रहा है, कोटेदारों को जो है बिल्कुल कब्जा दिया जा रहा है। एक बात और, मैं थोड़ा सा एक प्रश्न और रखूँगा। अभी हम कहीं पे गए थे, वहाँ रैली हो रही थी, तो वहाँ एक चीज़ बहुत बड़ी जोर दिया गया एक चीज़ पे कि जो ग्राम प्रधान हैं उनसे कुछ वो दबाव में हैं, और जो कोटेदार हैं वो कुछ दबाव में हैं, और इन लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है। और दबाव किस तरीके का बनाया जा रहा है सरकार के माध्यम से, वो आप शायद समझ ही रहे होंगे। तो उस पर थोड़ा सा, अगर आपको जानकारी है तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालो। ये बिल्कुल, इसके तो कई ग्राम प्रधानों के और कोटेदारों के वीडियो भी आ चुके हैं सामने कि हमारे ऊपर प्रशासन किस तरह से दबाव डाल रहा है, और सिर्फ उनको जांच का जो है डर दिखाया जा रहा है। क्या मतलब क्यों किस लिए डाल रहा? क्योंकि इनकी सरकार सत्ता हिल रही है, इनकी सरकार जा रही है। ये किसी तरीके से इनके प्रकार, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, चुनाव को जो सबके लिए समानता का अवसर होगा, यहाँ पे अगर इतना VIP चुनाव ना होता, अगर कोई और साधारण होता, तो शायद वो सर्वाइव न कर पाता, चुनाव ही न लड़ पाता। यहाँ पे अभी पर्चा आप बांटने निकले, हमारे कुछ साथी हैं जो अमेठी में, उनके हाथों से पर्चा छीन
लिया है भाजपाइयों ने, इतने ओकल हैं, इतने हिंसक लोग हैं, तो इनके बीच रह करके चुनाव लड़ लेना ये ही बहुत बड़ी बात है आज के समय में। जी। तो हालात बहुत बद से बदतर हैं। अब भी अगर लोग नहीं चेते तो उनकी पीढ़ियां गुलामी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर होंगी। ये चेतावनी नहीं है, ये हकीकत है। आप हकीकत बता रहे हैं, चेतावनी नहीं है, लेकिन वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा तो कुछ लगता नहीं। बाकायदा सब अपनी रैलियां भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारा बैनर पोस्टर भी लगी रहे, तो ऐसा देखने में तो नहीं लगता कुछ। नहीं तो वो रैलियां हो रही हैं, वो तो परमिशन इलेक्शन कमीशन अब इतना तो फेयर करने मतलब देगा ही ना, दिखावा के लिए तो करना ये करेगा ही। नहीं तो जितने हेट स्पीचेज इनके मंचों से हो रहे हैं भाजपाइयों के, जितनी कंप्लेनें हो रही हैं इनके खिलाफ, आचार संहिता का उल्लंघन जितना हो रहा, क्या चुनाव आयोग ने कोई किसी का संज्ञान लिया क्या? देश का प्राइम मिनिस्टर खुलेआम पाकिस्तान हिंदू मुसलमान धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, उसके सामने अगर कंप्लेन की जा रही है, उसकी शिकायतें की जा रही हैं, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि सीधा कंप्लेनेंट के नोटिस दे सके। वो वाया अध्यक्ष को नोटिस दे रही है कि नोटिस, उनको हिम्मत नहीं कि पीएम को जो है वो नोटिस। तो ये दिखावे के लिए आप रैली तो होने देंगे, चूँकि परमिशन लेना पड़ता है, वो परमिशन मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जो हमारे जो वॉलंटियर होते हैं उनको क्या काम करने दिया जा रहा है? उन पे पथराव हो रहा है, उनकी गाड़ियों पे प्रचार की गाड़ियां लूटी जा रही हैं। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है, सवाल ये कि भाई राहुल गांधी रायबरेली आए, अमेठी पहले ही छोड़ चुके हो, तो इस पे भी सवाल उठ रहा, तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, रायबरेली और अमेठी ये तो पहले एक ही ज़िला हुआ करता था, उसी का क्षेत्र था, ये तो बाद में जो है अलग हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। और रायबरेली और ज़िला यहाँ पे हम लोग प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, ठीक है, वो एक पारिवारिक हमारे यहाँ लगाव है कि हम फिरोज गांधी से शुरू हुए और आज राहुल गांधी तक है। ये हमारा सौभाग्य है, हम लोग तो वाकई में सौभाग्यशाली हैं कि अमेठी छोड़ करके रायबरेली आ गए। हालांकि वो अमेठी को छोड़ना नहीं है, वो छोड़ना, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, वो पिता की विरासत ही है, माँ की विरासत ही। तो बेटे के लिए तो माँ और बाप एक ही होता है ना, वो चाहे पिता की विरासत संभाले चाहे माता की विरासत संभाले। अच्छा, एक और सवाल है, एक व्यक्तिगत सवाल है, और मैं चाहूँगा कि आप जो बड़ी ईमानदारी से ही जवाब दो। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश करी, तो जहाँ हमने अपना माइक निकाला तो लोग कहीं ना कहीं बचते हुए नज़र आए, मतलब कैमरे पे और माइक पे बोलना नहीं चाहते लोग। ये वजह क्या है? भाई साहब, हम जो बोल ले पा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे हमारे एक संगठन की शक्ति है, इसलिए हम हिम्मत कर पा रहे हैं। अगर हम किसी संगठन से न जुड़े होते, ठीक है, इंडिविजुअल होते, तो शायद हम भी ना बोल पाते रहे होते। आप कितना भी कोशिश करते हैं, माइक पे तो बिल्कुल ना बोले। और यही हाल गांव में है, जो बेचारे निरीह हैं, गरीब हैं, जो जीविका के लिए सुबह जाते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी खेत काट करके आते हैं, वो उनसे आप कितने डरोगे? एक सवाल और है कि चलो जो मजदूरी करके आ रहे हैं या जो किसान हैं, उन्हें तो किस चीज़ का डर है भाई? उन्हें ना तो ईडी का, ना सीबीआई का, ना इनकम टैक्स का उन पे है ही क्या, तो वो क्यों डर रहे हैं भाई? जिनके पास चलो कोई किसी ने कोई सत्ता में रहा, उसके खिलाफ कुछ हो सकता है, सरकार को भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो बिल्कुल आम आदमी है, जिसे कुछ लेना देना है ही नहीं, जिसके पास पैसा भी नहीं है, और जो अपने दो जून की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पा रहा, तो उसे वो क्यों डर रहा? भाई साहब, ईडी तो सही बात, उनको ईडी का डर है, इसलिए उनके पास तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जानते हो क्या ज़रूरत है? पेट है। और पेट के लिए जो 5 किलो राशन कोटेदार से मिलता है ना, तो कोटेदार का डर है कि कहीं ऐसा ना हो हम खिलाफ चले जाएं तो कोटेदार हमारा राशन बंद कर दे। तो ये उस बड़ी पूंजी से कहीं बड़ी पूंजी उसकी जो 5 किलो राशन है ना, ये उसका डर है। ये डर है। तो मैडम, आप भी यही मानती हैं? हाँ, मैं ऐसा मानती हूँ। राशन के अतिरिक्त आपको जानकारी नहीं है कि यहाँ पे एक बहुत, जो आप देखेंगे ना माफिया, वो हर जो माफिया है वो सवर्ण, वही लोग सवर्ण हैं जिनकी सामंतवादी व्यवस्था में हमेशा विश्वास रहा है। तो रायबरेली भी इस व्यवस्था का शिकार है। आप जानते हैं उन्हीं के हाथ में शक्तियाँ हैं, दबंगई इतनी। आप जो अपोजिट पार्टी के यहाँ जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या है? वो एक दबंग है। ऐसा नहीं है, वो पहले कांग्रेस में ही थे,
कांग्रेस ने ही उनको उठाया, आज वो भस्मासुर साबित हो गए कांग्रेस के लिए। तो यहाँ का जो कल्चर रहा है वर्णों के प्रमोट करने का रहा, अब इन्हीं की क्या कहें, अगर सबकी दबंगाई चलती है, अगर सबकी बात करें तो बहुत सारे कांग्रेसी ही बीजेपी में जाके और शामिल हो गए ना। तो ये देखना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को किसको प्रमोट कर रही हैं। ये दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, और एक आम आदमी जिसकी जीविका है, उसका बच्चा है, उसका परिवार है, वो डरेगा तो है ही ना। उसके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली तो है ना खोने के लिए। तो वो कैसे बोल सकता है, वो जान रहा है कि यहाँ विरोध होता है। लेकिन अगर आप जब ऑफ कैमरा बात करेंगे उनके मध्य, क्योंकि हम लोग जनता, आज भी मैं सुबह से जनता के मध्य ही थी, गांव में ही थे, पर्चे बांट रहे थे, कस्बों में थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे हमारे साथी। हमने पाया आज भी मेरे पास पीछे आए, अमेठी के एक साथी थे, उन्होंने कहा दीदी हम लोग बहुत त्रस्त हैं, इस बार देख लीजिएगा यहाँ से ये हारेंगी। सलोन से पिछली बार राहुल गांधी हारे थे, मैं वहाँ क्षेत्र में थी। उन्होंने कहा आपकी लोग परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि हारेंगे ये पूरी तरह, चिंता मत करिए। लेकिन कहे कि बीजेपी वाले तक इनको वोट नहीं कर रहे हैं, ये हालात है अमेठी सलोन क्षेत्र का। तो ऐसा है ना कि कमज़ोर लोग हैं, देश कितने सशक्त, अभी हम कागज़ों पे मानते हैं कि दलित महिला ये सब सशक्तिकरण, तो सब कुछ कागज पे। आपने एक बात और कही थी थोड़ी देर पहले, आप ये बोल रही थी कि यहाँ पर रायबरेली में जो बीजेपी के लोग हैं वो भी राहुल गांधी को वोट करेंगे, ये क्या बात है, ये मेरी समझ में नहीं आई। हाँ क्यों नहीं, दरअसल ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना, उससे सिर्फ आप भी नहीं प्रभावित है, एक सिर्फ अपोजिट पार्टी के जो समर्थक हैं वही नहीं प्रभावित होते, सरकार के जो समर्थक हैं वो भी प्रभावित होते हैं। वो अब जैसे जानवरों की समस्या है, कृषि तो सब वर्ग के लोग करते हैं ना। आप किसी भी गांव में चले जाइए, हमने घुमाया अभी सर्वे के दौरान, हर गांव में गोरू की समस्या है। जब ये प्रश्न होता है ना कि मोदी जी 60 किलो राशन दे रहे हैं, तो जनता का जो काउंटर रिप्लाई आता है वो कहती है 4 कुंटल चरा भी तो लेते हैं ना, क्यों दे रहे हैं हमको, हमारे गोरू रोके हमारे खेत। हम लोग, एक ने कहा कि हम किसको बोला था मोदी जी ने कि चौकीदार, हम लोग को सबको वाकई में पूरे देश को चौकीदार बना दिया। हम लोग रात भर खेत ताकते। और मुझे लगता है कि ये जो परेशानी है वो सिर्फ विपक्ष की नहीं है, विपक्ष के समर्थकों की नहीं है, बीजेपी वालों की। सारे लोग निजात पाना चाहते, लेकिन ऑन कैमरा वो नहीं बोलते। लेकिन जब आओ ऑफ कैमरा आप बात करेंगे तो बीजेपी वाले आपसे बताएंगे कि इस बार वोट मिल जाएगा हमारा भी। मैडम ने बड़ी बेबाकी से बात रखी, और देखो हमने तो सवाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, एक चीज़ बहुत साफ निकल के आई है कि अगर 5 किलो राशन दियो जा रहा है तो गाय भैंसन को, जो गाय और सांड खेतन में चुग रहे हैं, तो वहाँ 10 किलो जा रहा हूँ, तो किसान तो फिर भी घाटे में। इनको कहने को सीधो मतलब देसी भाषा में मैंने बता दिया आपको, बात बिल्कुल स्पष्ट करी है। और रायबरेली की स्थिति ऐसी है बिल्कुल चुप वाली, यानी कि घाव गहराई लगना, जो इनका कहना है। बाकी तो जनता जनार्दन के हाथ में, और 4 तारीख को दूध और पानी को पानी है जाओ। लेकिन माहौल बिल्कुल गर्म है, और आओगे तो तापमान राजनीतिक भी बहुत गर्म है, और गर्मी तो है ही है। 42 डिग्री टेम्परेचर है। और इनको कहना कि चुनाव अब के जनता लड़ रही है, राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं। अब इंतज़ार करो बस, बहुत जल्दी 4 तारीख को दूध और पानी को पानी, देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।